अभी कुछ दिनों में मैं ये देख रहा था कि 2 कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही है। लाइक वन ऑफ देम इज़ कोलैप्सिंग इकोनॉमिकली एंड देन द सेकंड वन देयर इज़ सम टेंशन्स, सम स्पेकुलेशन ऑफ सिविल वॉर। बट स्टिल इन दोनों कंट्रीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन थी एंड दैट वाज़ कि ये दोनों कंट्रीज़ थे जो ऑयल रिसोर्स अबंडेंट थे। एंड एक और चीज़ बहुत कॉमन ये थी इन दोनों कंट्रीज़ में कि ये दोनों कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। मतलब देयर जीडीपी वाज़ वेरी लो। बट स्टिल आई वाज़ थिंकिंग कि ऐसा कॉमनली क्यों होता है कि जिन कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पे लोग जो होते हैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते उन रिसोर्सेज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। एंड इवन आई वाज़ आस्किंग माई सेल्फ वाई डू रिच लैंड्स हैव पुअर पीपल। सो मैं अभी कुछ दिनों पहले ये देख रहा था कि वेनेजुएला, जिस पे कि पूरी दुनिया का बेसिकली 20% ऑफ द ऑयल है, क्रूड ऑयल है। एंड ये जो क्रूड है इट इज़ हैवी क्रूड। बेसिकली जितनी भी रिफाइनरी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वर्ल्ड में, तो मेजॉरिटी ऑफ दैट वाज डेवलप टू हैंडल हैवी क्रूड। सो हाइपोथेटिकली देखा जाए तो ये तो रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। एंड अगर कोई चीज़ डिमांड में होती है तो फॉर एग्जांपल उसके तो अच्छे पैसे मिलने चाहिए, राइट? बट स्टिल अगर हम वेनेजुएला की कंट्री की जीडीपी के बारे में बात करें, तो दे जीडीपी इज़ नॉट डूइंग वेल। इवन राइट नाउ आई रिमेंबर दैट आफ्टर द अर्ली 2000s उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही गिर गई है, विच इज़ वेरी कॉमन इन कंट्रीज विच हैव ऑयल रिसोर्सेज। एंड इसको क्लासिकली बोलते हैं डच डिजीज़। बेसिकली होता ये है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में ऑयल जहाँ भी मिलता है, तो सिंस ऑयल एक ऐसा रिसोर्स है जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए आपको। लाइक यू नीड बेसिकली अ ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, एंड देन उसके बाद यू नीड अ पाइपलाइन और एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट डायरेक्टली सेल दैट ऑयल और यू कैन रिफाइन इट इन अ रिफाइनरी। एंड आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस नहीं है ये, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड सम इन्वेस्टमेंट। बट इफ़ यू स्टार्ट सेलिंग ऑयल डायरेक्टली, तो यू कैन सॉर्ट ऑफ बिल्ड सम कैश पोजीशन एंड देन उसके बाद में यू कैन सेट अप अ रिफाइनरी ओवर देयर। तो बेसिकली देखा जाए तो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ पे ऑयल मिलता है, व्हेन दैट कंट्री इज़ एक्सपोर्टिंग दैट ऑयल, एंड बहुत सारे कंट्रीज़ वो ऑयल ख़रीदना चाहते हैं, तो उसकी वजह से जो कंट्री की करेंसी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो जो कंट्री होती है उसका जो एक्सपोर्ट होता है वो काफ़ी महंगा हो जाता है, लेकिन जो इम्पोर्ट होता है वो फिर भी सस्ता ही रहता है, क्योंकि करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई बेसिकली। कि फॉर एग्जांपल अगर पहले अगर देखा जाए, अगर हमें $1 होता है वो ₹50 का था, और फॉर एग्जांपल $1 अब ₹80 का हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूएस में बैठे लोग सामान खरीद रहे होते हैं उनके लिए तो सस्ता हो जाता है, बट जो उनका सामान खरीदता है वो महंगा हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस स्ट्रेंथ इन करेंसी, उस कंट्री का जो एक्सपोर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कार प्रोड्यूस कर रहे हो वहाँ पे, तो आप देखोगे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। और फॉर एग्जांपल अगर आपको वही कार किसी देश में बेचनी है, जैसे अगर आपको चाइना में बेचनी हो कार, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कार आपको बहुत महंगी पड़ेगी। एंड इस वजह से देखा जाता है कि उस कंट्री का बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो एकदम बहुत वीक हो जाता है। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही नहीं रहता। फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसको भी बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको लोकली कोई फ्रूट प्रोड्यूस करना है तो उसका कुछ कॉस्ट होगा, फिर उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड करना पड़ेगा उसमें। बेसिकली सीड जो खरीदने हैं, फिर उसके बाद पेस्टिसाइड्स एंड देन उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स। तो ऐसे करते करते जो वहाँ का लोकल प्रोड्यूस होता है वो भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। एंड एक एक करके क्या होता है कि बहुत सारे जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, बिकॉज इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। और होता ये भी है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन्हीं दो सेक्टर्स में काम कर रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। जहाँ पे भी बेसिकली ऑयल डिस्कवर होता है, उन कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर होता है वो एकदम ठप हो जाता है, बिकॉज उनके लिए चीज़ें इंपोर्ट करनी बहुत सस्ती हो जाती हैं। बट ऑन द सेम हैंड अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसकी वजह से वो लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं है। एक और एग्जांपल जो मैं देख रहा था वो था ईरान का। बेसिकली ईरान में भी काफ़ी अबंडेंट ऑयल रिसोर्सेज हैं, एंड बट द ओनली इशू इज़ कि उन पे सैंक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि वो लोग उसका इतनी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बट वहाँ पे भी सेम चीज़ कॉमन है कि उनका जो लोकल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है या उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो बिज़नेस होते हैं लोकल बिज़नेस वहाँ के, तो उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो इतना अच्छे से कम्पीट नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ प्राइस।
लेकिन मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि चलो ठीक है, मान लिया वेनेजुएला एंड ईरान में एक चीज़ कॉमन है कि उनके पास ऑयल रिसोर्स ज़्यादा है एंड उनके वहाँ भी देखा जाए तो सम फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। बेसिकली वेनेजुएला में देयर वाज अ प्रेसिडेंट, मिस्टर मुजारो। तो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट होता है, यूएस हैज टेकन हिम इनटू कस्टडी। एंड ईरान में भी देयर इज सम प्रोटेस्ट गोइंग ऑन अगेंस्ट द थियोक्रेसी। तो मैं ये सोच रहा था कि इन दोनों चीज़ में एक और चीज़ मुझे तो कॉमन ये लगी। मैं देख रहा था कि इन दोनों कंट्रीज़ में ऑयल रिसोर्स है वो ठीक है एंड बहुत ही इकोनॉमिकली दे आर सफरिंग। बट एक और चीज़ है जो कि कॉमन है इन कंट्रीज़ में, विच इज़ कि द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओवर देयर और द फॉर्म ऑफ पीपल हु हैव पावर ओवर देयर। अगर हम बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला में देयर इज़ अ डिक्टेटरशिप गोइंग ऑन एंड उसमें क्या होता है कि बेसिकली अ फ्यू एलिट्स जो होते हैं वो सारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेते हैं एंड दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट देयर पावर इक्वली। जो भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है या डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पे जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है एंड इट इज़ नॉट डिवाइडेड अमंग्स दी पीपल। तो बेसिकली देखा जाए जैसे डेमोक्रेसी में यू हैव टू इलेक्ट अ फ्यू पीपल, यू हैव टू इलेक्ट एमपीज, यू हैव टू इलेक्ट एमएलएज, यू हैव टू इलेक्ट सेनेटर्स। बट ऐसे रिजीम्स में द प्रोटोकॉल ऑफ इलेक्शन इज़ नॉट फॉलोड और उसकी वजह से देर आर फ्यू एलिट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है। और जो एलिट्स होते हैं वो बेसिकली ये पावर यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द वेल्थ एंड टू कंट्रोल द इकोनॉमी। मोर ऑफन देन नॉट इन कंट्रीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा उसको फॉलो नहीं करते हैं। वहाँ पे बेसिकली ब्राइब्स, करप्शन, ऐसे तरीके के सिस्टम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड नो डाउट कि ये जो सिस्टम्स होते हैं ये बहुत सारी कंट्रीज़ में है, ऑलमोस्ट हर कंट्री में ऐसा सिस्टम है। बट जो अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप जहाँ पर होती है, तो उन कंट्रीज़ में सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिट्स होते हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारी जो पावर है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। एंड अगर बेसिकली लोग चाहें तो इंस्टेड ऑफ एक आदमी के पास 100 करोड़ होने के बजाय लाइक 100 लोगों के पास 1 ही करोड़ हो सकता है। एंड बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो पीपल हु आर इन पावर दे वांट टू कॉन्सेंट्रेट देयर वेल्थ। एंड इस वजह से जो एलिट्स होते हैं उस बेसिकली कंट्री में दे क्रिएट सर्ट a specific type of systems or a specific type of institutions. These institutes are called extractive institutes. तो बेसिकली एक सिस्टम होता है एक्सट्रैक्टिव एंड एक होता है इंक्लूसिव। तो एक्सट्रैक्टिव जो इंस्टीट्यूट होता है और उसको बोल सकते हैं उसका काम होता है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करे बेसिकली फ्रॉम दैट रीजन। उसकी वजह से एक चीज़ ये होती है कि सिंस दी गोल इज टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज, तो उसकी वजह से कुछ नया नहीं क्रिएट हो पाता एंड बेसिकली पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाती वहाँ पे। बेसिकली जो ओल्ड सिस्टम्स थे जो कि इनएफिशिएंट थे या फिर जो कि उतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थे, बेसिकली वो रिप्लेस नहीं हो पाते हैं, सिस्टम चेंज ही नहीं होते, वो वही के वहीं रह जाते हैं। एंड द होल इंस्टीट्यूट एंड द होल गोल ऑफ दैट इंस्टीट्यूट इज़ टू बेसिकली मैक्सिमाइज द wealth of some people और मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ सम सर्टेन इंडिविजुअल्स। तो बेसिकली एक और जो इसका उल्टा होता है, इंक्लूसिव सिस्टम्स में बेसिकली जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी एक इंडिविजुअल होता है वो भी किसी कंपनी को सू कर सकता है एंड जो मीडिया होता है इट इज़ हैज़ मोर ऑफ अ वॉच डॉग ऑफ अ रोल एंड बेसिकली जुडिशरी इज ऑल्सो वेरी इंडिपेंडेंट एंड पीपल फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में वो ये है कि जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाती, बट ऑन द सेम हैंड जो इंक्लूसिव सिस्टम्स है उसमें बेसिकली बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट होती है। और जो मेजर कंट्रीज हम जिनके बारे में आजकल पढ़ते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं दे आर इंक्लूसिव इन नेचर। दैट मीन्स जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन कंट्रीज के दे आर बिल्ड टू सर्व सिटीजन्स, दे आर बेसिकली बिल्ड टू एनेबल देम। एंड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका नोगालेस सिटी के बारे में, विच इज़ इन एरिजोना। सो नोगालेस और जो नोगालेस इन मेक्सिको है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़ इज़ अ फेंस और यू कैन से इट्स अ बॉर्डर। ऑन वन साइड ऑफ द बॉर्डर यू हैव यूएस एंड ऑन द अदर साइड यू हैव मेक्सिको। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं दे हैव द सेम कल्चर, दे आर मोर और लेस फ्रॉम द सेम एंसेस्टर्स और फ्रॉम द सेम रीजनल ग्रुप एंड बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है उन लोगों में। बट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि पीपल हु आर लिविंग इन मेक्सिको दे आर अर्निंग वेरी लेस।
वाइल पीपल हु आर लिविंग इन एरिजोना यूएसए, उनकी जो इनकम है इट इज़ रफली 5 times ऑफ दोज हु आर लिविंग इन द मैक्सिको रीजन। तो इवन दो सिर्फ एक फेंस की वजह से इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, राइट? बट होता ही है कि जो बॉर्डर की एक साइड पे जो यूएस है वहाँ पे इंक्लूसिव सिस्टम्स है, एंड उसी तरह बॉर्डर की जो सेकंड साइड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्टिव सिस्टम्स है। और अगर हम इनके बारे में पढ़ें तो हमें ये पता लगेगा कि इनकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी डिफरेंट एक दूसरे से। बेसिकली मेक्सिको में कॉलोनियल पावर्स ने ये सिस्टम्स और ये इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए थे। वेल, नो डाउट कि ये सेम सिस्टम्स और वर्जन ऑफ दो सिस्टम्स वर प्रेजेंट इन द यूएस, बट इवेंचुअली ये होता है कि सिंस दो सिस्टम्स वर ऑलरेडी वेरी वीक ओवर देयर, तो वो एक्सट्रैक्टिव सिस्टम धीरे धीरे चले आते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मल्टीपल मूवमेंट्स इन दी 70s, एंड धीरे धीरे वो सिस्टम्स वहाँ से ख़त्म हो गए। बट जहाँ पे कॉलोनियल पावर्स ने बेसिकली रूल किया था, उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे अपने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूट्स, तो देखा ये जाता है कि उन सिस्टम्स को या उन इंस्टीट्यूट्स को वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जाता। जो नए लोग आते हैं पावर में, दे डू नॉट रिप्लेस दो सिस्टम्स, और वो उन इंस्टीट्यूट्स को बेसिकली यूज़ करते हैं टू फर्दर एक्सट्रैक्ट वैल्यू फॉर देमसेल्व्स। और इसका एक और बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैंने ये देखा कि जो कुछ एरिया है जैसे कि छत्तीसगढ़ और बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू के एरिया के अराउंड का एरिया, तो वहाँ पर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबल हैं या बहुत ज़्यादा माइनिंग की जाती है वहाँ पे कोल अवेलेबल है, वहाँ पे बहुत सारा बॉक्साइट, आयरन, ये सब अवेलेबल है। बट स्टिल जो लोग हैं वहाँ के वो फिर भी उतने ज़्यादा अमीर नहीं है। लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, बट फिर भी वो लोग उतने ज़्यादा अमीर नहीं है।